नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पुनः अपने 11वीं की कक्षा अर्थशास्त्र के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि 11वीं के अर्थशास्त्र के हम दूसरे अध्याय में थे और हमारा दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने देखा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 1950 से 90 के अंतराल में किन किन परिस्थितियों को पार करते हुए आज हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर हैं। तो इन सभी की जानकारी के साथ हम आगे का प्रारंभ करेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने सिर्फ ये देखा कि हम किसी भी देश की जो आर्थिक प्रणाली होती है वो किस प्रकार की होती है। जैसा कि हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम बिल्कुल पिछड़ी अर्थव्यवस्था में चले गए थे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। भारत में भी यही परिस्थितियां हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया और कुछ भाग पूंजी क्षेत्र निजी कंपनियों को भी दिया गया और इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने में भारत का मुख्य कारण क्या था? तो ये था कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये किसी भी आर्थिक प्रणाली के लिए मुख्यतः 3 समस्याएं आकर खड़ी होती हैं। क्या हम उत्पादन क्या करें, हम उत्पादन किसके लिए करें और हम उत्पादन कैसे करें? तो यही सारी परेशानियों के साथ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी खड़ी थी और इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो जनता थी वो काफ़ी गरीब, पिछड़ी और बेरोजगार थी। यानी कि हमारे देश में समाजवाद की भी आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि हमें अपने पब्लिक के लिए काम करना था, हमारे अपने पब्लिक के लिए काम करना था और साथ ही साथ निजी की भी आवश्यकता थी। क्योंकि निजी कंपनियां जब आती तो ही विकास की और भागीदारी और बढ़ती। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो हमारे देश की आज़ादी 1947 को हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। तभी हमारे देश में योजना आयोग की स्थापना हुई। हमारा जो आज का प्रारंभिक टॉपिक है वो है योजना आयोग। तो चलें, योजना आयोग। योजना आयोग एक प्रमुख सरकारी संस्था थी जो आर्थिक नीतियों की तैयारी और कार्यान्वयन का कार्य करती थी। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? भारत की आर्थिक योजनाओं को तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना। इसमें समाज, विकास और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। योजना आयोग के गठन के समय इसका मुख्य ध्येय यही था कि आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाना है, भारत की गरीबी को कैसे हटाना है और इसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई और कार्य की गई। तो बच्चों, पहले हमें ये जानना है कि पंचवर्षीय आखिर योजना क्या है। तो हमारे देश की जो समस्याएं थी कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो हमारे देश में ये योजना आई कि हमारे देश की जो प्राकृतिक संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है और मानव संसाधन है, इन सभी का हम पूरे तरीके से कैसे प्रयोग कर सकें और इसी प्रयोग के आधार पर हम जानते हैं कि योजना का कार्य कैसे किया जा सकता है। इसी के लिए हमारे देश में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो हमारे देश में जो योजना आयोग आई वो हमारे देश की एक योजना बनाने के लिए कि हम हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो पूंजीगत संसाधन है और जो मानव संसाधन है, उनका हम पूरी तरह से प्रयोग कर अपने आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हों। इसलिए पर योजना आयोग को लाया गया और योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते थे। यानी इस प्रश्न में के मैंने जो बात कही आप लोगों से, उसके अंतर्गत आपकी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन गए कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो
हमारे उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जानना है बच्चों कि हमारे देश की जो योजना आयोग ने कार्य किया उसके अंतर्गत ये लाया गया कि हमारे देश में जो योजनाएं बनेगी वो 5 वर्षों के लिए बनेगी। हमारे देश के लिए जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी वो 5 वर्षों के लिए तैयार की जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक बातों को प्राथमिकता देनी थी कि हमारे देश में किसकी प्राथमिकता है। जब देश आज़ाद हुआ तो क्या प्राथमिकता रख रही थी? वृद्धि, विकास रख रही थी कि हमारा समाज रख रहा था, या हमारी सुरक्षा क्षेत्र रख रहे थे, या उद्योग रख रहा था? तो इन्हीं सभी चीज़ों का आकलन किया गया और योजना आयोग बनाया गया। और आपको ये जानना अति आवश्यक है कि अब हमारे देश में योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती हैं, हमारे देश में चलती हैं अब नीति आयोग। इसे 2014 में पंचवर्षीय योजना को बंद किया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को चलाया गया। नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसके अंतर्गत ही हम अब जो हमारे देश का जो पूरा संचालन होता है, वो जो नीतियां बनाई जाती हैं विकास के लिए, ये सारी किसके अंतर्गत बनाई जाती हैं? नीति आयोग के अंतर्गत। तो ये अति आवश्यक प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं कि हमारे देश में अब किसका संचालन होता है? नीति आयोग का, ना कि पंचवर्षीय योजनाओं। तो यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 17 थी, जिसे 17 तक कंप्लीट किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लाया गया। जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना आई तो ये 1950 में आई। जब ये कार्य करने लगी तो हमारे देश में एक आवश्यकता महसूस की गई और उसी आवश्यकता का ये परिणाम था कि हमारे देश में एक और संस्था का गठन हुआ और वो संस्था थी राष्ट्रीय विकास परिषद। हमारे देश में राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर के विकास की योजनाओं और नीतियों को मंजूर देने का कार्य करता है। अब आपको जानना है इस परिषद या इस संस्था की स्थापना 6 अगस्त 1952 में गठित की गई और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली थी और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री कार्य करते हैं और इनका और अन्य प्रमुख सरकारी अधिकारी इसमें कार्य करते हैं और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? इसकी आवश्यकता जो पड़ी क्योंकि जब 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और जब 1952 में देखा गया कि जो पंचवर्षीय योजना कार्य कर रही है सभी राज्यों के लिए, अलग अलग सब राज्यों के लिए, क्यों? क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थी। हर राज्य का क्या था, उन्हें विकास करने के लिए अलग अलग किन्हीं का क्षेत्र अलग था, किन्हीं का क्षेत्र अलग था। तो इसी के कारण राज्यों से हम कनेक्ट हो सकें, इसी के संचालन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अब हमें जानना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया तो वो कैसे कार्य कर रही थी। तो राष्ट्रीय विकास का परिषद जो है एनडीसी हमारे पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा आकलन करती थी, वो मंजूरी देती थी कि आपको इन उद्देश्यों, इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दूसरा, समय समय पर उसका आकलन करती थी। तो ये प्रमुख कार्य था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और ये भी आपके आगे के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये था योजना आयोग और ये था हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम अपने अध्याय में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो अति आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये आपको याद रखना है, ये है कि हमारे देश में जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं चली वो कब चली, उसकी ड्यूरेशन क्या थे, ये जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे देश में लगभग 12 पंचवर्षीय योजना चली। जो आखिरी जो थी वो 2014 में रोका गया और 2015 में नीति आयोग आ गई, लेकिन उसे पूरा किया गया था 2017। तो चलिए हम इसका आकलन करते हैं। तो हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई वो आई 1951 से 1956। अब इसमें आपको
ये जानना अति आवश्यक है कि कोई भी पंचवर्षीय योजना वो प्रारंभ होती थी वो 1 अप्रैल से और अगले 5वें के 31 मार्च से, यानी हमारे पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956 31 मार्च 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली वो 1956 से 1961 तक चली, और ये फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चली 1961 से 66। अब आपको यहाँ जानना अति आवश्यक हो जाता है कि तीसरी के बाद हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो रुकी और वहाँ 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली वो 1969 से 1974, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली, 1974 से 1979। अब फिर यहाँ हमारी पंचवर्षीय योजना रुकी और जो वो अगली पंचवर्षीय योजना आई, पांचवी पंचवर्षीय योजना को ही बीच में रोक दिया गया था और उस जगह रोलिंग प्लान आया 1978 से 1980, और जो छठी पंचवर्षीय योजना आई वो 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो आई 1985 से 1990, फिर हमारा पंचवर्षीय योजना रोका गया। इन सभी आखिर ये क्यों रुके, ये आपको आगे के अध्याय में पढ़ना है। फिर हमारे देश में 2 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई जो थी 1990 से 1992। उसके बाद फिर शुरू किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चली 1992 से 1997। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं 2012 से 2017, जिसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि 2014 में योजना आयोग को रोककर 2015 1 जनवरी को नीति आयोग की स्थापना की गई और 2017 में 12वीं को समाप्त करके किसने कार्य के भार को संभाला? नीति आयोग ने। तो ये जो हमारे जो डाटा है पंचवर्षीय योजनाओं की, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है कि कब कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं की गई, और आपको ये जानना अति आवश्यक है जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस पंचवर्षीय योजनाओं में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। अब हमें जानना है कि जो भारत में नियोजन आई यानी योजनाएं आई उसके लक्ष्य क्या थे। तो भारत में जो योजना आई, योजना आयोग ने कार्य करना शुरू किया, पंचवर्षीय योजनाएं जो आई उसके 2 प्रकार के लक्ष्य थे। एक था दीर्घकालीन लक्ष्य और दूसरा था अल्पकालीन लक्ष्य। तो दीर्घकालीन लक्ष्य जो था उसके अंतर्गत क्या हो रहा था, ये बहुत जानना अति आवश्यक है कि दीर्घकालीन जो लक्ष्य थे वो सामान्य लक्ष्य थे, यानी पूरे देश के लिए एक लंबी अवधि के लिए सोची गई लक्ष्य कि हमारे देश में क्या करना चाहिए, कैसे हम विकास की ओर जा रहे हैं, और एक सामान्य यानी कि पूरे देश को एक नज़र में देखकर उसके विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। और जो अल्पकालीन लक्ष्य थे वो योजना विशिष्ट थे, यानी ये 5 वर्षों के अंतर्गत हम किसे प्राथमिकता दे रहे हैं और एक विशिष्टता की ओर जा रहे थे। ये था हमारा अल्पकालीन लक्ष्य। तो आगे हम लोग देखेंगे भारत में जो नियोजन थी, योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, उनके दीर्घकालीन लक्ष्य क्या थे। भारत के योजना आयोग के जो दीर्घकालीन लक्ष्य थे वो मुख्यतः आर्थिक दर में वृद्धि करनी थी, आर्थिक विकास की जो दर थी उसे वृद्धि करनी थी। क्योंकि हमारा देश, बच्चे आप सभी जानते हैं कि हमारा देश क्या हुआ था, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था को झेल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा देश गुलाम हुआ था, हम उपनिवेशिक शोषण के शिकार थे, जिसके कारण हम एक अविकसित पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर खड़े थे। तो देश की जो सामान्य रहन सहन का स्तर था वो बिल्कुल निम्न हो चुका था। इसलिए देश की जो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बिल्कुल निम्न हो चुकी थी। तो हमारे देश का जो लॉन्ग टर्म ये एम था, ये लक्ष्य था कि हमें अपने देश की आर्थिक विकास को करना है,
हमें अपने देश के लिए ऐसा सोचना है कि हमारे देश की जो जनता है वो उनका प्रति व्यक्ति आए और जो रहन सहन है वो सारी चीज़ क्या आए, बदलाव आए। तो ये था हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य। और अगला लक्ष्य था आधुनिकीकरण। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हमने पाया कि हमारा देश क्या कर रहा था, परंपरागत कृषि, परंपरागत तकनीकों को अपनाकर कार्य कर रहा था। तो ये परंपरागत तकनीकी से हमें ऊपर उठना था, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए नियोजन में जब तक हम नई टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ते तो हम कोई कार्य के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि दुनिया बहुत तेज रेस में जा रही थी। दुनिया को भागना था और हमें उस दुनिया को पकड़ना था। इसीलिए आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया, जिसका एक नतीजा हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा आप सभी बच्चों ने जरूर सुना होगा हरित क्रांति का नाम, तो ये आधुनिकीकरण का ही परिणाम था कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जिससे हम काफ़ी ग्रो किए और खाद्यान्न के उत्पादन में बिल्कुल हम आगे हो गए। तो ये क्यों था? क्योंकि हमने अपने ट्रेडिशनल जो वे थी एग्रीकल्चर की उसको बदला, उसको हमने चेंज किया। और ये आधुनिकीकरण सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हम और भी क्षेत्रों पे आगे बढ़े और वहाँ हमने एक्सेप्ट किया आधुनिकीकरण को। अगला जो हमारा बिंदु है वो है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। तो जैसे कि बच्चे आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकारा है। यानी जो हमारे देश जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को भारतीय नियोजन के एक दीर्घकालीन उद्देश्य के रूप में माना है। यानी हमारा देश कैसा है, एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। यानी इस कारण यहाँ क्या हुआ, यहाँ की जो जनता है उन्हीं के बारे में हमें अत्यधिक ध्यान देना है और समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लोगों को विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की जो जनता है वो बहुत सारी, जो एक बहुत बड़ा भाग कमजोर और पिछड़ी हो चुकी थी, जिसके लिए हमें कार्य करना था। और ये कार्य हम आर्थिक नियोजन के द्वारा ही कर रहे थे कि कितने पिछड़े लोगों को कितना प्रतिशत योगदान दिया जाए ताकि उनकी हम क्या कर सके, विकास की ओर उसे बढ़ा सके। तो ये हमारा लक्ष्य था। अगला था कि हमें आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्राप्ति का भी प्रयत्न कराना था और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे थे, हमारा जो लॉन्ग टर्म लक्ष्य था यानी दीर्घकालीन जो लक्ष्य था वो था सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सर्वोपरि करना और आगे बढ़ाना। और अगली जो बिंदु थी वो बिंदु थी हमारी आत्मनिर्भरता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रखती है। कैसे? आखिर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम कैसे हो गए? गुलाम होने के पीछे क्या कारण था? कारण ये था उन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी, उन्होंने हमें विकास करने ही नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि हम आत्मनिर्भर नहीं हुए, हम उस पे क्या होते चले गए, उन्हीं पर निर्भर होते चले गए। तो जैसे ही हमारी जो नियोजन ने कार्य करना प्रारंभ किया तो ये पहला लक्ष्य था कि हमें अपने आप में आत्मनिर्भर रहना है। हमें खाद्यान्न के लिए, क्योंकि सबसे पहले भोजन जरूरी होती है, हमारा यदि पेट भरा हुआ है तो हम सारा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, दीर्घकालीन योजना आयोग की जो कार्यशैली थी उसमें सबसे पहले अपनाया गया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। खाद्यान्न के लिए हमें दूसरों पर निर्भरता नहीं रहनी है। जब हम आज़ादी के पन्नों को पढ़ेंगे, 1947 के बाद की जो कंडीशन को रीड करेंगे तो हम पाएंगे कि उस समय क्या था, हमें खाद्यान्नों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा था। और दूसरे देशों की निर्भरता, इसका एक उदाहरण है कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका अनाज दे रहा था और वो ऐसे अनाज दे रहा था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके पास जो एक्स्ट्रा हो रहा था, जो अपने जानवरों तक को नहीं खिलाना चाह रहे थे, वो हमारे देश में भेज रहे थे। वो हमें आयात करना पड़ रहा था, बहुत अधिक मात्रा में टैक्स पे कर उच्च दरों पे हमें आयात करना पड़ रहा था। तो ये जो कंडीशन आई थी तो ये हमारे विकास में बाधा थी। इसी बाधा को हटाने के लिए हमारे देश में
जो पंचवर्षीय योजना आई उसकी दीर्घकालीन जो लक्ष्य थी वो क्या थी? आत्मनिर्भरता। यानी हमें आत्मनिर्भर होना था अपने खाद्यान्न में, हमें किसी विदेशी पूंजी पर निर्भरता नहीं चाहिए थी, हमें किसी तरह की विदेशी सहायता नहीं चाहिए थी। हमारा ध्येय ये था जो हम आयात कर रहे हैं उसका हम विकल्प अपने ही देश में ढूंढें। इसलिए ये कार्य किया गया आत्मनिर्भरता का, जिसका एक उदाहरण फिर से वही आता है हरित क्रांति। हमने क्या किया? अब उच्च तकनीकों का प्रयोग किया जिससे हमारे कृषि में काफ़ी उन्नत वृद्धि हुई और हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बने। और अगली जो हमारी थी बिंदु वो है आर्थिक स्थिरता। ये बहुत जरूरी था। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य क्या है? आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य ये है कि हमें पीछे नहीं जाना था। यदि हम आगे बढ़ भी रहे हैं, जिस दर से बढ़ रहे हैं, तो हमें एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ना था, ये नहीं कि हम फिर से पीछे चले जाएं। तो आर्थिक स्थिरता जो लानी थी उसमें आर्थिक स्थिरता से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उन्नत विकास दर को बनाए रखते हुए कीमतों और लाभों के उच्चावचनों को न्यूनतम करना और अर्थव्यवस्था में सतत विकास सुनिश्चित करना। तो ये था हमारा आर्थिक स्थिरता। अगला जो था वो रोजगार अवसरों में वृद्धि। रोजगार अवसरों में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? हमारे देश की जनता बहुत ही अधिक मात्रा में क्या थी? बेरोजगार थी। रोजगार अवसरों की वृद्धि का तात्पर्य है कि हमारे देश की जो आप सभी को पता है कि लगभग 70 से 75% जनता कृषि पर निर्भर थी, जिसके कारण क्या था? नंबर ऑफ पीपल जब हम काउंट कर रहे थे तो हमारी निर्भरता बहुत अधिक थी। लेकिन जैसे ही हम नंबर ऑफ पीपल से आगे आ रहे थे, यानी कि क्या हो रहा था? वहाँ पे जनता कार्य तो कर रही थी, नंबर ऑफ पीपल, लेकिन वो क्या था? कैसा कार्य कर रहे थे? उसके बदले जो उत्पादन में उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। जिसका एक प्रमुख उदाहरण ये था कि कृषि के क्षेत्र में हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि हम एक प्रचंड बेरोजगारी को झेल रहे थे। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य ये है जहाँ कम लोग कार्य कर सकते हैं वहाँ लगे हुए जो श्रम है या जो कार्य करने वाले हैं वो अधिक मात्रा में लगे हुए हैं। तो ये प्रचंड बेरोजगारी थी, यानी नंबर ऑफ पीपल तो वर्क कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हो रहा था? कह सकते हैं हाँ उन्हें रोजगार मिला है, लेकिन वो रोजगार नहीं था। फिर हम मॉनसूनी बेरोजगारी के शिकार थे। तो हमें अपने रोजगार के अवसरों में क्या करनी थी? वृद्धि करनी थी। हमारा रोजगार क्या होना चाहिए? हमें हर क्षेत्रों में सृजन करना था कि सभी क्षेत्रों का विकास हो सके और सभी को रोजगार मिल सके। इसलिए ये हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य था। रोजगार में वृद्धि का तात्पर्य ये नहीं था कि देश की सभी जनता को ही रोजगार मिले, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति की बात नहीं हो रही है। किसी भी देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं आती, लेकिन हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचना था जहां सभी लोग एक अच्छे से अपना रोजगार पा सकें और अपने जीवन यापन शैली को बढ़ा सकें। तो ये रोजगार के अवसरों को सृजन करना था। ये सब कृषि क्षेत्र में नहीं था, उद्योग क्षेत्र में था, सेवा क्षेत्र में था। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो जब हम एक दीर्घकालीन लक्ष्य बनाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कितना योगदान करना है और उस क्षेत्र पे कैसे कार्य करना है, तभी हम रोजगार वृद्धि की बात कर सकते हैं। अगला जो हमारा था दीर्घकालीन लक्ष्य वो था विनियोग आय के अनुपात में वृद्धि। विनियोग आय का तात्पर्य है कि हमारा देश क्या कर रहा था? सिर्फ अपने लिए खाद्यान्न, हम यदि सिर्फ यही बातें करते कि अपने लिए खाद्यान्न उगाते और सिर्फ अपने लिए कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पे हम आगे के विकास की बात नहीं सोच सकते थे। इसीलिए ये किया गया कि हम राष्ट्रीय आय के हिस्सों को, कुछ हिस्सों को क्या करें? हम विनियोग करें, इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाएं। क्यों? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारी प्रोडक्शन हाई होगी और तभी हम ग्रोथ की बातें सोच सकते हैं। तो ग्रोथ की बातों को सोचने के लिए ही क्या किया गया कि हमारी जो आय होगी उसमें हम इन्वेस्टमेंट का भी एक हिस्सा क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हम जिस क्षेत्र पर लगाएंगे हमारा क्या होगा? विकास होगा।
तो इस प्रकार हमारे देश की जो नियोजन इकाई योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं की जो दीर्घकालीन लक्ष्य थे वो यही प्रमुख थे। इसी के आधार पर कार्य करवाया गया योजना पंचवर्षीय योजनाओं में। ये क्या था? सामान्य था, ये पूरे देश के लिए था। और इसी के आधार पर क्या हमने अगली स्ट्रेटजी बनाई कि जो हमारी अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए हमने क्या काम किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो योजनाएं थी उनकी अल्पकालीन लक्ष्य क्या थे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दीर्घकालीन लक्ष्य क्या था? आर्थिक विकास में वृद्धि। प्रति वर्ष हमें कम से कम 7 से 8% की नियमित जीडीपी वृद्धि हासिल करनी थी। यानी कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हमारा मूल्य हो, जो वृद्धि हो, वो क्या करनी थी? हमें 7 से 8% अधिक करना था, क्योंकि इसी से हम अपने आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते थे। दूसरा जो अल्पकालीन लक्ष्य था वो था रोजगार में सृजन, यानी कि लोगों को रोजगार देना, नौकरियां देनी, ये सभी क्षेत्रों में, यानी हर एक विभिन्न क्षेत्रों पे कार्य करना था, जिससे क्या होता? हमारे अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति होती। यानी हम एक पहली सीढ़ी चढ़ते। जैसे ही हमें रोजगार मिलना शुरू होगा हमारे देश की जनता को, यानी उनके आय प्राप्त होंगे और उनके जीवन शैली में बदलाव आएगा। और ये क्या करेगा? ये अल्पकालीन लक्ष्य हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलेगा। अगला जो था हमारा अल्पकालीन लक्ष्य वो था बुनियादी ढांचा का विकास करना। जैसा कि बच्चों पिछले कक्षाओं में मैंने आप सभी को बतलाया है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में जब हम बुनियादी ढांचाओं की बात करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की ढांचाएं होती हैं। एक आर्थिक ढांचा होता है और एक सामाजिक होता है। तो अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए ये अति आवश्यक था कि हमारी जो बुनियादी ढांचा है वो काफ़ी उन्नत हो, जिसमें मुख्यतः क्या होता है? परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल सुविधाएं, ये काफ़ी आगे बढ़ानी थी हमें। क्योंकि यदि परिवहन के ही साधन उचित नहीं होते तो हम किसी बाजार से नहीं जुड़ सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, कोई भी क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकता। और यदि ऊर्जा की मात्राएं हमें अच्छे से नहीं मिल रही है तो हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, और ऊर्जा यदि नहीं है तो हमारा क्या होगा? हमारे देश के विकास की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और आज मॉडर्न एज चल रहा है, तो उस मॉडर्न एज में डिजिटल दुनिया बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो डिजिटल दुनिया के लिए, उसमें सुधार के लिए हमें किस पे कार्य करना था? अल्पकालीन लक्ष्य में बुनियादी ढांचों का विकास करना था। अगला था हमारा सामाजिक कल्याण। सभी नागरिकों, जैसे बच्चे मैंने अभी जस्ट कहा आप लोगों को कि बुनियादी ढांचा जो होती है वो 2 रूप का हो गया, एक आर्थिक और दूसरा होता है सामाजिक। तो हमारे जो लक्ष्य थे, सामाजिक कल्याण जो था वो क्या था? हमारे नागरिकों को शिक्षित करना। हम पिछड़ चुके थे शिक्षा के कारण, क्योंकि हमारे देश की जनता, जब हम आज़ादी के पन्नों को पलट रहे हैं 1947 में, तो उस समय आप लोगों को एक डाटा पता चला था कि मात्र 16% ही जनताएं वो क्या थी? साक्षर थी, और महिलाएं मात्र 7% थी। तो इसका यानी हम शिक्षा में बिल्कुल पीछे थे, पिछड़े हुए थे। जब तक किसी देश का शिक्षा का विकास नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, हम वहाँ के देश के विकास की बात सोच ही नहीं सकते। ये कल्पना से बाहर है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया? शिक्षा पे। अगला था स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही पुअर हो चुकी थी, बिल्कुल गरीब थी, बिल्कुल बहुत पिछड़े हुए थे। इसलिए मेडिकल फैसिलिटी को काफ़ी आगे बढ़ाना ये हमारा लक्ष्य था। इसलिए जगह जगह पर स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना की गई। अधिक से अधिक डॉक्टरों को ये शिक्षित आगे बढ़ाया गया कि सारे लोगों को क्या मिले? सरकारी सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं, और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, और सामाजिक सुधार को तक पहुंचाएं और हमारे समाज का स्तर बढ़ सके। अगला था औद्योगिक विस्तार। निर्यात को बढ़ावा देना था और आयात पर निर्भरता को कम करना था। के लिए क्या करना था? हमें विकल्प ढूंढना था। हमारे देश की जो औद्योगिक विकास करनी थी वो हमें क्या करना था कि हम इतने सारे सामान को बनाएं और उसे हम क्या करें? निर्यात को बढ़ावा दें। और जिस चीज़ के लिए हम आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता थी उसे धीरे धीरे कम करना था और उसके विकल्पों को ढूंढकर अपने ही देश में विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास को प्रोत्साहन देना था। इसका ही एक परिणाम था कि हम जब देखेंगे तो 1950 से 90 के बीच में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला था हमारे कृषि के में सुधार, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश था
और कृषि की प्रधानता थी, वहाँ लोग अधिक उस पर डिपेंडेंसी अधिक थी, निर्भरता अधिक थी। तो हमें इस पे कार्य करना था, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करनी थी, किसानों के आय को बेहतर बनाना था। क्योंकि यदि किसान की आय की बेहतर नहीं होगी तो वो सिर्फ खाने और खिलाने इतना ही के बारे सोचेगा। यदि उसकी आय एक्स्ट्रा इनकम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा, अपने ज़मीन के लिए और भी नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचेगा। और खाद्यान्न सुरक्षा, यानी हमारा देश खाद्यान्न के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। इन्हीं सभी नीतियों के साथ अल्पकालीन लक्ष्यों को अपनाया गया और इस पर कार्य किया गया पंचवर्षीय योजनाओं में। हम लोग आगे देखेंगे कि जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं वो कैसे कैसे कार्य की हैं। हर पंचवर्षीय योजनाओं की प्रायोरिटी चेंज हो गई, प्राथमिकता चेंज हो गई। तो ये जो हर पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं बदली हैं, यही हमारा अल्पकालीन लक्ष्य था। ये कैसे हमने प्राप्त किया? और दीर्घकालीन लक्ष्य क्या था? एक सामान्य, हमने पूरे देश के बारे में सोचा और फिर किस प्राथमिकता के साथ जो कार्य किया गया वो था अल्पकालीन। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारी अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को जानकर हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में आप सभी से मिलते हैं। धन्यवाद।